जब हम केमिकल प्रॉपर्टी बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, तो बेसिकली कौन कौन सी स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शंस की बात हो रही होती है, मेजर जनरल रिएक्शंस कहते हैं इसको हम लोग, उनकी हम बात कर रहे होते हैं। तो जैसे पहली जो रिएक्शन है दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या होती है? नाम में ही सजेशन हो रहा है, नाम में ही सजेस्ट कर रहा है। ये सब्स्टिट्यूशन मतलब हम किसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। और सब्स्टिट्यूट कब करते हैं? कि जब उसमें पहले से ही जितने चाहिए उतने मौजूद है, तो एक आकर दूसरे को वहां से क्या कर देगा? आसानी से सब्स्टिट्यूट कर देगा। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन शो करते हैं? एल्केन्स, क्योंकि इनके पास ना गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश कैसे नहीं है? देखो एक बार जरा, कार्बन के पास पहले से ही चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। मान लो ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स थे जिनके साथ इस कार्बन ने कंबाइन किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कोई नया एलिमेंट कंबाइन करे इस कार्बन से, तो एक ही तरीका है कि इन चारों में से किसी एक को हटाओ और उसे लाओ। तो किसी को हटा के लाने को हम लोग क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। प्लीज रेज योर हैंड। जितने लोग को समझ आता जाए हाथ खड़ा करते जाएंगे टॉपिक के साथ साथ, तो इससे मुझे आइडिया होता है कितने लोगों को समझ आ रहा है। माही, इज इट क्लियर बेटे? Sir, I just joined. आई जस्ट टोल्ड कि कार्बन के पास 4 वैलेंसीज हैं, especially when it is forming an alkane, and all the valencies are being satisfied already by 4 other groups. If I want that some other group should come and should get connect to this carbon, the only thing which I can do is I can remove the previously occurring group from the carbon so that the new atom or new group can get attached to it. पिछले वाले को हटाएंगे, नए वाले को जोड़ेंगे। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटे बात समझ आ गई? Yes, sir. अब इसको समझने का एक बेस्ट एग्जांपल और एक बेस्ट रिएक्शन जिसको हम लोग नाम देते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? हेलोजिनेशन। नाम में ही इसकी रिएक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का एडिशन हो रहा है, हेलोजन आ रहा है। कहाँ आ रहा है? कार्बन के साथ जुड़ने के लिए आ रहा है हेलोजन। और हेलोजन क्या होता है? ग्रुप 17। और ग्रुप 17 को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जनरली फ्लोरीन को हम कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं कराते क्योंकि रिएक्शन बहुत ही वायलेंट होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और आयोडीन से भी जनरली रिएक्ट नहीं कराते क्योंकि रिएक्शन बहुत स्लो होती है। तो हम किन को ज्यादा प्रेफर करते हैं? क्लोरीन को और ब्रोमीन को। ये बहुत आसानी से रिएक्ट कर लेते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए CH4 है, इसमें मैंने डाला Cl2, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। H इज सनलाइट, ठीक है? तो क्या होगा? ये कुछ ऐसा होता है, देखो डायग्राम वाइज देखें तो ऐसा, ये Cl है। एक Cl किसको ले जाएगा? एक H को ले जाएगा, और उसकी जगह पे जहां खाली होगी जगह वहां पे कौन जुड़ जाएगा? आके Cl अटैच हो जाएगा। तो ये कंपाउंड बन गया आपका CH3Cl प्लस साथ में क्या बना? HCl। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। ये रिएक्शन यानी कि ये जो कार्बन है, ये वाला स्पेसिफिक कार्बन, ये कितनी देर तक क्लोरीन से कंबाइन करेगा? मेरा मतलब देखो, अब CH3Cl फिर ले लिया मैंने, फिर डाल दिया Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बताओ क्या होगा और कैसे होगा? जल्दी बोलो। CH3Cl प्लस Cl2 क्या करेगा? एक Cl फिर से एक H को लेके चला जाएगा बाहर, क्या बन जाएगा? HCl। और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? CH2Cl2। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. फिर मैंने क्या किया अगले केस में? CH2Cl2 में फिर डाल दिया Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू। बताओ क्या बनने वाला है? CHCl3 प्लस HCl। हाँ या ना? और लास्ट केस में क्या होने वाला है? CHCl3 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू क्या बन जाएगा? CCl4 प्लस HCl। Am I clear to all? Yes, sir. Yes, sir. ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? दिस रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो प्रोडक्ट भी अलग अलग है। पहले वाले कंपाउंड का नाम क्या हो गया? क्लोरोमीथेन। हाँ या ना? वाई क्लोरोमीथेन? क्योंकि एक क्लोरीन ग्रुप है, एक ही कार्बन है, और सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,1 डाइक्लोरोमीथेन। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? 1,1 डाइक्लोरोमीथेन वाली बात? Yes, sir.
1,1 डाइक्लोरोमीथेन ने एक चीज कंफर्म कर दी है यहाँ पे कि दोनों क्लोरीन सेम ही कार्बन पर अटैच है, इसीलिए मैंने क्या इस्तेमाल किया 1,1। ठीक है, और डाई क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि 2 बार आ रहा है। कौन सा ग्रुप 2 बार आ रहा है, क्लोरो ग्रुप 2 बार आ रहा है, तो नाम हो गया 1,1 डाइक्लोरो। और चेन में कितने कार्बन, 1 कार्बन, इसलिए नाम क्या हो गया, मिथ। और सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल, इसलिए हो गया एन। नवे, बात समझ आ रही है? Yes, sir. माही, इज इट क्लियर? राम्या, इज इट क्लियर? विदुषी, रोशनी, Yes. ठीक है। इसके तुरंत बाद मैंने क्या किया, इसी कंपाउंड में फिर क्लोरीन डाल दिया। बताओ अब क्या नाम हो जाएगा, अब हो जाएगा 1,1,1 ट्राइक्लोरो और चेन का नाम मिथेन। क्लियर है? इससे अगले में कितना हो जाएगा, 1,1,1 टेट्राक्लोरो और चेन का नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। क्या मेरी बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? सर एक डाउट है, बोलिए। अगर हम सिर्फ चाहते हैं कि इसमें से फर्स्ट वाला ही रिएक्शन है, बाद वाले ना हो, तो फिर सर इसमें कुछ इस रिएक्शन के अंदर फिर हम कंट्रोल्ड रिएजेंट डालेंगे या फिर Cl2 लिमिटेड अमाउंट में डालेंगे। यस सर। ठीक है, आप सुनिए आगे की बात। ये जो रिएक्शन दिख रही है ये असल में होती कैसे है, ये तो बड़ी आसान सी दिख रही है, क्या ऐसी हो जाती है? नहीं, ये रिएक्शन फॉलो करती है एक स्पेशल मैकेनिज्म। व्हाट इज मैकेनिज्म? द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन which will help us to know how this reaction has proceeded. What is the exchange of energy that has taken place during the reaction? What were the different intermediates? इंटरमीडिएट क्या होता है, ध्यान रखना कि जो रिएक्शन के दौरान बनने वाले बीच के प्रोडक्ट उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो उसने कहा कि कौन कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, रिएक्शन में कितनी एनर्जी का लॉस होगा, रिएक्शन कितने स्टेप में हुई, रिएक्शन कैसे हुई, ये सारा कुछ कवर होता है हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म में। और ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या फॉलो करती है ये? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ध्यान रखना आज के बाद जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ोगे तो इट फॉलोज 3 स्टेप्स, जिसके अंदर पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, इनिशिएशन, दूसरा होता है प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन, और तीसरा होता है टर्मिनेशन। कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला क्या है, जल्दी बोलिए, फर्स्ट स्टेप कौन सा है हमारा? इनिशिएशन। दूसरा कौन सा है? प्रोपोगेशन। तीसरा क्या है? टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब होता है फ्री रेडिकल का बनना, फ्री रेडिकल का बनना। ठीक है, प्रोपोगेशन में फ्री रेडिकल का एल्काइल चेन में इंट्रोड्यूस होना, एल्काइल चेन में इंट्रोड्यूस होना। ठीक है, और लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन, एल्काइल चेन कंटेनिंग फ्री रेडिकल कंबाइन करती हैं एंड फॉर्म्स प्रोडक्ट। यानी क्या खत्म कर लेती हैं, दे टर्मिनेट फ्री रेडिकल, उसमें से फ्री रेडिकल पूरी तरीके से खत्म कर देती हैं। कैसे और क्यों, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप इनिशिएशन, इसी रिएक्शन का समझा रहा हूं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। इनिशिएशन, आप देखिए सबसे पहले आपने डाला क्या था, CH4 डाला था और इसके साथ डाला आपने Cl2। तो पहले हम Cl2 को तोड़ लेते हैं, इसमें पहले CH4 को बाद में लाएंगे, पहले Cl2 को तोड़ लेते हैं। Cl2, बताओ ये दोनों जो मेंबर्स हैं ये एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? Cl एक जैसे हैं या अलग अलग है, जल्दी बताइए। एक जैसे हैं, इनकी ताकत भी एक जैसी है। और जब भी एक जैसी ताकत वाला कोई मॉलिक्यूल होता है उसको बोलते हैं हम लोग होमोग्रुप्स। ये होमोग्रुप है, और होमोग्रुप में ध्यान रखना हमेशा बंटवारा होता है, वो भी इक्वल इक्वल। और कैसे होगा बंटवारा, इस बॉन्ड का बंटवारा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यहाँ पे क्या बना हमारा, 2 Cl फ्री रेडिकल। कितने लोग को ये बात समझ आ गई, फ्री रेडिकल बने इसके अंदर, हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। अब ये तो हो गया इनिशिएशन, जहां पे फ्री रेडिकल बनना शुरू हो गया। अब इस फ्री रेडिकल को चेन के अंदर आना है। चेन के अंदर आने के स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपगेशन। कौन सी चेन? एल्काइल चेन में, यानी कि एक हमारे पास
एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। हमने क्या लिया, यहाँ मिथेन लिया हुआ था, तो CH4 CH ये रहा ग्रुप हमारा, और यहाँ से एक फ्री रेडिकल इसे अप्रोच कर रहा है। फ्री रेडिकल ना कंबाइन तो करता है, बड़ा रिएक्टिव ग्रुप है, लेकिन कंबाइन करते हुए उसकी एक ही शर्त है, सामने वाले के पास भी क्या हो, फ्री रेडिकल। अब मेरा क्वेश्चन है, फ्री रेडिकल तो तब बनता है जब मॉलिक्यूल के अंदर इक्वल इक्वल एक जैसे दिखने वाले एटम्स हो। यहाँ तो कार्बन है और हाइड्रोजन है, एंड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। कितने लोग ये बात मानते हो? यस सर। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, हाँ या ना? प्लीज रेज योर हैंड। गुड गुड। कार्बन हमारा हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन मैंने कहा कंबाइन तो होना है Cl फ्री रेडिकल को। तो Cl फ्री रेडिकल एक बाहर के घुसपैठिए की तरह, घुसपैठिए होते हैं ना जो बाहर से लड़ाई करवाते हैं, इस Cl फ्री रेडिकल ने कहा H को तू चिंता मत कर, मैं तेरे को पकड़े हुआ हूं पीछे से, अब तू कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच। आप समझ रहे हो? इस क्लोरीन फ्री रेडिकल ने इस H को इंड्यूस किया, अपनी तरफ खींच रहा है ये, तो इस H के ऊपर एक बैकवर्ड पुल लग रहा है। तो बताओ ये जो H है किससे जुड़ा हुआ है? H इज ऑलरेडी अटैच टू व्हाट? कार्बन। तो बताओ कार्बन को H की ताकत महसूस होगी, हाँ या ना? यस मगर क्या वो H की, क्या वो ताकत H की है? नहीं सर। वो ताकत तो क्लोरीन ये बाहर से फ्री रेडिकल प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या होगा, ये इसे उतनी ताकत दे देगा, उतना खींचेगा जितना कि कार्बन के पास ताकत है, और जैसे ही ये ताकत बराबर हो जाएगी, अब ये बॉन्ड बराबर बराबर टूट जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई अब? यस सर। तो बताओ यहाँ से क्या बनता हुआ दिखेगा आपको, जल्दी से बोलो। एक बनेगा यहाँ पे मिथाइल और CH फ्री रेडिकल, एक बनेगा H फ्री रेडिकल, एक बनेगा Cl फ्री रेडिकल, जो आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, HCl। कितने लोगों को ये HCl वाली बात समझ आ गई? इज इट क्लियर टू ऑल? यहाँ पे बना CH3 फ्री रेडिकल अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ HCl, हाँ या ना? माही, मोनिका, रोशनी? यस सर। ठीक है, लेकिन हमने तो फ्री रेडिकल पढ़ा ही नहीं था, हमने तो क्लोरोमीथेन देखा था। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है? नहीं, बिल्कुल गड़बड़ नहीं हुआ। अब ये CH3 फ्री रेडिकल ये कहाँ रुकने वाला है? और वैसे भी क्लोरीन एक मोल नहीं होता, मैकेनिज्म में हम मोल्स काउंट नहीं करते, हम मैकेनिज्म मान चलते सब कुछ एक्सेस में है। तो अब ये किसके पास आ गया? अब ये ClCl के पास आ गया, जो पहले ही बंटवारा करने को तैयार है। इसने बनाया फ्री रेडिकल, इसने बनाया फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल इससे करके कंबाइन। बताओ कंपाउंड क्या बन गया? CH3Cl बना या नहीं? जल्दी बोलो। और फ्री क्या हो गया? Cl फ्री रेडिकल। कितने लोग को ये स्टेप समझ आ गया? एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर हमने जो दूसरा क्लोरीन का एक ही बात है, वो एक ही बात है, एक ही बात है। मैंने एक्सेस में दिखाया इसलिए मैंने Cl2 तोड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप उसको दिखा दोगे तो। यस ठीक है, सर। लेकिन रिएक्शन खत्म नहीं होनी चाहिए ना, और ये खत्म होगी भी नहीं जब तक कि चारों के चारों हाइड्रोजन जाएंगे नहीं, इसीलिए मैंने Cl फ्री रेडिकल और दिखा दिया आपको। क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटे? हाँ सर। अब आ जाओ जरा कौन से स्टेप पर। इसके बाद अगर मैं करूं रिएक्शन को तो क्या होता जाएगा? आप लोग समझदार हैं। अगर मैं इसके बाद इसको उठाऊं CH3Cl को, फिर डालूं इसके अंदर Cl फ्री रेडिकल, तो अगला स्टेप आपको पता है क्या बनने वाला है? ये बनाएगा अल्टीमेटली क्या? CH2Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल प्लस HCl, सॉरी। और फिर ये CH2Cl आएगा फ्री रेडिकल किसके साथ? Cl2 के साथ, हाँ या ना? फिर बंटवारा होगा, और अब की क्या बना लेगा ये बना लेगा CH2Cl2, और साथ में बनेगा Cl फ्री रेडिकल। एम आई क्लियर टू ऑल? फिर उठाओगे, फिर किसको उठाओगे आप अगले स्टेप में? फिर उठाओगे CH2Cl2 को, फिर क्या लेकर आओगे? फ्री रेडिकल। बताओ क्या बना लेगा? CHCl3, साथ में क्या बनेगा इसके, सॉरी CHCl3 नहीं, CH2, और साथ में क्या बन जाएगा हमारा CH2 के साथ? CH2Cl फ्री रेडिकल बन गया था, CH2Cl2, इसमें डाला आपने Cl फ्री रेडिकल, तो ये बन जाएगा, हाँ सॉरी, CHCl2 फ्री रेडिकल, और साथ में बनेगा HCl। और यही CH3 नहीं बनना चाहिए, कौन सा? ये CHCl3 नहीं बनना नहीं, चाहिए। यहाँ बनेगा ना, वो यहाँ बनेगा CHCl2 फ्री रेडिकल कंबाइन जब करेगा Cl2 से, बंटवारा होगा, अब बनाएगा ये CHCl3, और साथ में क्या बनेगा? Cl फ्री रेडिकल। तो लास्ट स्टेप में क्या होगा? फिर से CHCl3 ले लोगे, डाल दोगे Cl फ्री रेडिकल, बताओ इस बार क्या बनने वाला है? ये बनाएगा CCl3 फ्री रेडिकल प्लस साथ में HCl, हाँ या ना? और यही CCl3 फ्री रेडिकल किससे कंबाइन कर जाएगा? ClCl से, और बताइए अल्टीमेटली क्या बन जाएगा?
CCl4, बाहर क्या बना, Cl फ्री रेडिकल। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। प्रोपगेशन कितने लोगों को सारे स्टेप समझ आ गए? प्लीज रेज योर हैंड। प्रोपगेशन के सारे स्टेप जितने लोगों को समझ आ गए एक बार हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये तो हो गया प्रोपगेशन। अब लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या हो गया कि इस रिएक्शन के दौरान जितने भी बने थे फ्री रेडिकल्स, अब वो आपस में भी कंबाइन कर सकते हैं। क्या मतलब? Cl फ्री रेडिकल से कंबाइन करे क्या बना लेगा? Cl2। CH3 फ्री रेडिकल आप कंबाइन कर जाएगा CH3 फ्री रेडिकल से, क्या बना सकता है? इथेन, C2H6, है ना। और यही CH3 फ्री रेडिकल कंबाइन कर रहा है Cl फ्री रेडिकल से, वो तो बताइए हमें क्या बना रहा है? CH3Cl, हाँ या ना? जल्दी बोलो। CH3Cl बन सकता है, CH2Cl2 बन सकता है, CHCl3 बन सकता है और CCl4 बन सकते हैं। ये किसके प्रोडक्ट है? टर्मिनेशन के। क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ या ना? तो मुझे डाउट है बोल दो। सर, CH3 और CH3 का रिएक्शन कहीं था ही नहीं, तो C2H6 कैसे बन गया? अरे बेटा समझे नहीं तुम। CH3 फ्री रेडिकल यहां पर बना, यस सर। ऐसे बहुत सारे बने होंगे। ये रिएक्शन एक मोल की नहीं हो रही है, अनंत मोल्स की हो रही है, इनफाइनाइट मोल्स की हो रही है। ठीक है, तो कहीं से CH3 घूमता हुआ आ गया इसके पास, और ये भी CH3 फ्री रेडिकल है। आपस में कंबाइन होने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं बेटे? हाँ सर। आई एम प्राउड ऑफ यू। चलिए आगे की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारी टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इज कंबशन। कौन सी रिएक्शन है? कंबशन। और कंबशन आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। कंबशन जब भी किसी भी हाइड्रोकार्बन का होता है तो ध्यान रखना दो ही तरह की गैसेस बन सकती हैं। अगर तो कंबशन कंप्लीट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर में हो रही है तो किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबशन पे दो चीजें बनती हैं। कंबशन मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कंबशन CO2 करने पे दो ही चीज बनती हैं, CO2 बनता है, पानी बनता है और साथ में एनर्जी निकलती है। ये कब पॉसिबल है? जब ऑक्सीजन का सप्लाई, एयर का मतलब एयर का सप्लाई प्रॉपर होता है। और जनरली सैचुरेटेड जो होती हैं हाइड्रोकार्बन्स वो तो कंप्लीट कंबशन करते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन में हाइड्रोकार्बन्स अगर इनकम्प्लीट कंबशन करें तो ध्यान रखना आपकी गैस कौन सी बनेगी? CO बनेगी, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो CO का बनना क्या कंफर्म करता है कैसी कंबशन है? इनकम्प्लीट कंबशन है। एम आई क्लियर टू ऑल? ये Yes, sir. इनकम्प्लीट और ये कैसी है? कंप्लीट। क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए। इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला आप लर्न करेंगे, कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। CnH2n+2 किसका फॉर्मूला होता है? जल्दी बोलो। इट मींस मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एल्केन्स की बात कर रहा हूँ। और एल्केन्स को रिएक्ट करना है O2 से। तो कितने O2 हमेशा रिएक्ट करते हैं उसका एक सिंपल फॉर्मूला है 3n+1/2। जब भी इतने ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो यहाँ पे n मोल्स बनेंगे CO2 के और n+1 मोल बनेंगे पानी के। हम चेक कर सकते हैं अभी इस रिएक्शन को। जैसे मैंने क्या लिया इसे चेक करने के लिए, आई हैव टेकन CH4। CH4 मतलब n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू 1 हो गया तो C1H2 × 1 + 2 यानी CH4। ये हो गया 3 × 1 + 1/2 यानी कितना होता है? 2O2। ये होता ना? अरे होता है नहीं? तो यहाँ पे कितना बना? 1 मोल बनना चाहिए CO2 का और 1 + 1 2 मोल बनना चाहिए पानी का। चेक करते हैं बैलेंस करके कि बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही। C1 है, C1 है, O कितने हैं? 4। O यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 लगा दिए, H4 4। देखो चेक करो ऊपर वाले फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा? जल्दी बताइए, इज इट फॉलोइंग दी फॉर्मूला मेंशन्ड अबव और नॉट? Yes, sir. यस सर। तो रेज योर हैंड क्विकली जिनको समझ आ गया। जल्दी से हाथ खड़ा करो ताकि आगे बढ़े। गुड। प्रतीक वासु नहीं आया आज, कहाँ रह गया? सर पता नहीं सर, फोन में नहीं उठाया उसने। चलो आगे देखो। अब जो मैं रिएक्शन लिखवाने वाला हूं ये बहुत ज्यादा मेजर रिएक्शंस है। ये एग्जाम में आई तो स्पेसिफिकली अलग से पूछी जाएंगी। इनको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन अपने आप नहीं होती। कंट्रोल करने के लिए एक रिएजेंट डालना जरूरी है, एक ग्रुप डालना जरूरी है जो ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करेगा। और कैसे करेगा ये समझो।
जैसे अगर मेरे पास मीथेन है, ठीक है, और मीथेन में मैंने क्या डाल दिया, O2 डाल दिया। क्या डाला मीथेन में? O2। किसकी प्रेजेंस में? अगर मेरा कैटलिस्ट है कॉपर 523 केल्विन पर और कितने एटमॉस्फेयर पे? लगभग 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ध्यान रखना ये जो मीथेन है इट वुड गिव अस मिथेनॉल। याद रहेगा, कैटलिस्ट का रोल समझ आ रहा है। अगर मैंने मीथेन लिया, मीथेन में ऑक्सीजन डाला, लेकिन कितना क्या लिया कैटलिस्ट? कॉपर एज अ कैटलिस्ट लिया, और कितना रखा केल्विन टेम्परेचर? 523 केल्विन टेम्परेचर रखा, और कितना प्रेशर रखा? 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा। तो यही मीथेन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही मीथेन लूं, ऑक्सीजन डालूं इसी के अंदर, लेकिन इस बार मैं जो कैटलिस्ट ले रहा हूं वो ले रहा हूं मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, MO2O3 मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, और इसको हीट कर रहा हूं, तो इस बार ये मिथेनॉल नहीं देगा मुझे, ये इस बार देगा मिथेनल, HCHO। समझ आ रही है बात? क्या देगा इस बार ये मुझे? मिथेनल। ये हमें याद करनी पड़ेगी बात, इसका मैकेनिज्म नहीं है आपके सिलेबस में, बस ये पता होना चाहिए किसके क्या डालने पर क्या बनता है। तो अगर मैं मीथेन में ऑक्सीजन डाल रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 523 केल्विन एंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मेरा क्या फॉर्म होता है? मिथेनॉल। और अगर मैं मीथेन में डाल ऑक्सीजन ही रहा हूं, लेकिन कैटलिस्ट चेंज कर दिया मैंने और कैटलिस्ट ले लिया मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, तो उस केस में मेरा फॉर्म होता है मिथेनल, विच इज एन एल्डिहाइड, साथ में पानी निकलता है। एम आई क्लियर? थर्ड रिएक्शन देखो, अगर मैंने यहां पर मीथेन की जगह पे इथेन ले लिया, दैट इज CH3CH3, है ना, 2 मोल ले लिए, और इसमें डाल दिया O2, ऑक्सीजन डाल रहा हूं, लेकिन जो कैटलिस्ट लिया वो लिया मैग्नीज एसीटेट, इसका फॉर्मूला होता है CH3COO होल ट्वाइस Mn, मैग्नीज एसीटेट। तो और इसको हीट कर दिया, तो ध्यान रखिएगा इसको हीट करने पे ये एक्सेस ऑफ ऑक्सीडेशन करता है और ये एल्केन को कन्वर्ट कर देता है एसिड में, जो कौन सा एसिड बनाएगा? इथेनोइक एसिड। आप लोग को समझ आ रही है बात? हाँ या ना? प्लीज रेज योर हैंड। अगर मैं कॉपर डाल रहा हूं 523 केल्विन पर मीथेन में, तो क्या बनाएगा? मिथेनॉल। अगर मैं डाल रहा हूं उसी के अंदर मॉलिब्डेनम ऑक्साइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हीट करने पे तो वो क्या फॉर्म कर रहा है? एल्डिहाइड फॉर्म कर रहा है। अगर मैंने मीथेन की जगह पे इथेन ले लिया और ऑक्सीडेशन कर दी इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज एसीटेट, तो वो क्या बना रहा है? इथेनोइक एसिड। एम आई क्लियर टू ऑल? All these reactions need to be learned, all these reagents need to be learned. They are known as controlled reagents because in their presence only this specific product will be formed. सर तो बेसिकली ये कंबशन रिएक्शन ही है, बस इसमें हमने डिजायर्ड प्रोडक्ट, कैटलिस्ट की हेल्प से डिजायर्ड प्रोडक्ट ला रहे हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट एक स्पेसिफिक रिएक्शन को डायरेक्शन देता है। जैसे इस केस में, पहले वाले केस में कॉपर ने उसे अल्कोहल फॉर्मेशन में हेल्प किया, दूसरे केस में मॉलिब्डेनम ऑक्साइड ने उसे एल्डिहाइड फॉर्मेशन में, और तीसरे वाले केस ने जो है उसको कॉरस्पॉन्डिंग एसिडिक फॉर्मेशन में हेल्प किया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और सर क्या है मतलब बस CH4 और इन सब के लिए? यस, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं स्पेसिफिक रीजंस के लिए इस्तेमाल होता है। यस सर। ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ये कंपाउंड लिया, ध्यान से देखो, ये कोई डिफरेंट कंपाउंड नहीं है, इस कंपाउंड का डायग्राम बनाऊं तो ये कंपाउंड है, ये CH3 CH3 CH3, देखा जाए तो ये है 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, दिस इज, देखो चेन ये लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की, ये 2 पर मिथाइल लग गया, सो दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन हमने लिया। और अगर मैं इसमें डाल दूं KMNO4, एक्चुअली क्लास 10th में ना आपके कई सारा सिलेबस कट गया हुआ, ये KMNO4 K2Cr2O7 ये क्लास 10th कार्बोनेट्स कंपाउंड में था। ये एक ऐसे रिएजेंट्स हैं जो एल्केन में डालो ना तो उसे एक्सेस में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? एक्सेस में ऑक्सीजन। तो देखो किस वाले कार्बन की यहाँ बात हो रही है, इसको देने की कोशिश हो रही है ऑक्सीजन। अब ये कितनी ऑक्सीजन लेगा ये भी समझ लो, इसकी वैलेंसी पहले से ही सेटिस्फाइड है, कहीं ना कहीं इससे सेटिस्फाइड है, इससे सेटिस्फाइड है, इससे सेटिस्फाइड है। अगर आप ऑक्सीजन दोगे भी ना तो ये मैक्सिमम क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को इस H के साथ होते होते उसको यूज कर लेगा। हाँ बेटा बोलो। सर कैन आई लीव? यस। यहाँ पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि KMNO4 की प्रेजेंस में अगर मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, यानी कि इसी कंपाउंड के अंदर मैं O2 डाल रहा हूं, तो वो क्या फॉर्म कर लेगा? अल्कोहल फॉर्म कर लेगा। लेकिन इस अल्कोहल की कितनी डिग्री है? कोई बताएगा आप में से कितनी डिग्री वाला अल्कोहल है ये? दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल।
डिग्री। कैसे पहचाना? जिस कार्बन पर OH लगा हुआ है वो डायरेक्टली कितने अल्काइल से जुड़ा हुआ है? 1, 2 और 3। तो ये क्या फॉर्म कर लेता है? 3 डिग्री अल्कोहल। क्योंकि देखो अल्कोहल तो ये भी बना रहा है, ऊपर भी ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है, बस फर्क समझ आ गया? नीचे वाले ने कितना डिग्री अल्कोहल बनाया? 3 डिग्री, और ऊपर वाला सिंपली प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म कर रहा है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली, जल्दी से हाथ खड़ा करें। नमन, रोशनी, एम आई क्लियर? गुड। अगर अब समझ आ गया तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है आइसोमराइजेशन। ये आपने पढ़ा हुआ। आइसोमराइजेशन का मतलब होता है ना आइसोमर्स फॉर्म कर देना, और आप जानते हो आइसोमर्स क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये चेन है CH3 CH2 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 और CH3, यानी कि कौन है ये? कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की चेन है। ये हेक्सेन है, एन हेक्सेन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो एन हेक्सेन में अगर मैं डाल देता हूं एक स्पेशल कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3, क्या कहा मैंने? एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम HCl, तो क्या होता है? ये 2 तरह के आइसोमर्स की फॉर्म में टूटता है। पहला ये, और दूसरा बस ये 2 आइसोमर्स फॉर्म कर लेता है। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, इन दोनों में से कौन सा वाला आइसोमर मेजर होगा और कौन सा वाला आइसोमर माइनर होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी? कौन सा मेजर, कौन सा माइनर, और क्यों? ट्राई भी करना, कौन सा इन दोनों में से मेजर होगा आपके हिसाब से और कौन सा माइनर होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी? कहा मैंने। दिमाग लगाओ तो कर पाओगे, बिना दिमाग लगाए क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। सेकंड। हाँ, सेकंड वाला सर। क्यों? कार्बन सेंटर में तो फिर ज्यादा स्टेबल है। सिमेट्रिकल है ना, क्या है? सिमेट्रिकल हो गया ना। वेरी गुड। और सिमेट्री से फायदा क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। बहुत अच्छे। देखो सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप ने, जैसे मान लो ये एल्काइल ग्रुप जो है ये उठ के आया है ना, पहले ये स्ट्रेट चेन में था, अब ये उठ के आया चेन छोटी होने पर अलग पोजीशन पे, तो ऑब्वियसली बात है एनर्जी का लॉस हुआ। पहले ये फर्स्ट पोजीशन था, अब ये कहां पर आया? सेकंड पोजीशन पे। और यही वाला एल्काइल अब कहां पर आ गया? थर्ड पोजीशन पे। पहले इसने ट्राई किया, इस वाले ने, ये सेकंड पोजीशन पे आया एनर्जी का लॉस करके, और ये वाला कहां पर आ गया? थर्ड पोजीशन पे। तो बताओ एनर्जी का लॉस किस केस में ज्यादा हो रहा है? किस केस में एनर्जी का लॉस ज्यादा हुआ? पहले डायग्राम में या दूसरे डायग्राम में? दूसरे डायग्राम में। रम्या क्लियर है बेटा ये बात? किस केस में एनर्जी का लॉस ज्यादा हुआ? रम्या, माही? Yes, sir. अगर सेकंड वाले केस में एनर्जी का लॉस ज्यादा है तो इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी का अमाउंट लेस है, और अगर एनर्जी का अमाउंट लेस है तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर स्टेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम है। और यही वजह से ये कैसा प्रोडक्ट है? ये मेजर है, और ये कैसा है? माइनर है। क्या मेरी बात समझ आ गई सभी बच्चों को? प्लीज। मेजर माइनर मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है? यस यस, यील्ड कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, यील्ड। यील्ड मतलब अमाउंट। ठीक है बेटे? यस सर। चलिए आइए जरा नेक्स्ट, ये जो अगला टॉपिक है ना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक का नाम है एरोमेटाइजेशन। क्या नाम है टॉपिक का नाम? एरोमेटाइजेशन। एज इट इज पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। क्या होता है एरोमेटाइजेशन? पहली कंडीशन, ये कौन करते हैं शो? एल्केन्स, एल्कीन नहीं, एल्केन्स, और जिनके पास कितने कार्बन कम से कम होने चाहिए? हैविंग मिनिमम 6 कार्बन एटम, यानी कम से कम 6 कार्बन एटम होने बहुत जरूरी है, तब जाके एरोमेटाइजेशन होगी। कैसे होती है? हम क्या लिखेंगे? एल्केन। ऑब्वियस सी बात है, कितने कार्बन है इसके पास? 6 कार्बन और मोर। इसको हम क्या करते हैं? इसमें कैटलिस्ट डालते हैं। 3 कैटलिस्ट हो सकते हैं, या तो आप डाल दीजिए क्रोमियम ऑक्साइड, या आप डाल दीजिए वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। V2O5 इज वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, Cr2O3 इज क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है? या फिर मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, अभी किया था आप लोगों ने, MO2O3 मॉलिब्डेनम ऑक्साइड। लगभग टेम्परेचर रखेंगे 773 केल्विन, 773 केल्विन टेम्परेचर रहेगा, और 10 से 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर रहेगा इसका। तो ये जो 6 कार्बन, मान लो 6 कार्बन थे हमारे, ठीक है, हमने हेक्सेन ले लिया,
तो ये जो हेक्सेन की स्ट्रेट चेन थी उसे ये कन्वर्ट कर देगा बेंजीन रिंग में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? बेंजीन रिंग में। इसी को बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। एम आई क्लियर टू ऑल? तो मतलब एरोमेटाइजेशन एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन है। बहुत बढ़िया। एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किसकी हेल्प से? आपके एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक मॉलिक्यूल की हेल्प से। एंड दैट एलिफेटिक मॉलिक्यूल शुड हैव हाउ मेनी कार्बन एटम्स? मिनिमम ऑफ 6 कार्बन एटम्स। अगर 6 से ज्यादा हुए तो क्या होगा? ये देखो सीन, अगर 6 से ज्यादा हुए, 7 ले लिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 और 7, और सेम कहानी, तो पता है क्या होगा? ये रिंग तो बनाएगा, लेकिन रिंग को बनाने के बाद इसके ऊपर एक कार्बन फालतू जोड़ देगा। इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल बेंजीन या फिर टोलुइन। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? यस यस सर। दिस इज टोलुइन और मिथाइल बेंजीन। मतलब जितनी भी चेन अब फालतू बचेगी ना, वो आगे जुड़ती जाएगी एल्काइल की फॉर्म में। मान लो अगर मेरे पास 8 कार्बन, तो क्या बनता कंपाउंड? देखो जरा कितने लोग दिमाग लगाओगे। 8 कार्बन, तो भैया 2 CH3 हो जाएंगे। 2 CH3 नहीं होंगे, 2 CH3 नहीं होंगे, दिमाग लगाना। 2 CH3 कुछ और कहलाते हैं। C2H6। वेरी गुड, C2H5, 6 नहीं। बेंजीन रिंग के ऊपर अब क्या जुड़ जाएगा आपका? C2H5। क्या अपने कार्बन और हाइड्रोजन गिन लेना आप, सबकी वैलेंसी पूरी होगी हर हाल में। C2H6 से तो जुड़ेगा नहीं कभी जिंदगी में, क्योंकि वो खुद ही कंप्लीट है C2H6। C2H5 क्योंकि जुड़ने आ रहा है किसी से, तो एक H कम होगा तभी जुड़ेगा वो। एम आई क्लियर टू ऑल? CH3 और CH3 के से भी जुड़ जाएगा तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी? CH3 जुड़ेगा क्यों? CH3 तो वैसे ही कंप्लीट है। वो तो CH4 कंप्लीट होता है ना। अच्छा, CH3 आप ये बोल रहे हो ना बेटा, ये तो नहीं, कंप्लीट है। अलग 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 होता अलग नहीं है। जुड़ सकता वो, एक ही पोजीशन जुड़ेगा, एक ही पोजीशन पे। ओके। ये डेरिवेटिव फॉर्म करता है बेटा, ठीक एंड है। भैया सर पैरा फॉर्म पे क्यों, पैरा पे क्यों, मतलब पैरा तो इसमें ऑर्थो इसमें ऑर्थो पैरा कुछ है ही नहीं बेटा अभी तो। ऑर्थो पैरा तो आने वाले ग्रुप को भेजेगा ये। मतलब ये साइड में क्यों नहीं लग कहीं सकता भी लगा दो आप, स्टार्टिंग में? आप यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ कहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि अकेला ग्रुप है ना, सिमेट्रिकल है बेंजीन, तो आप कहीं भी लगा दो, जहां लगाओगे वही ओके, फर्स्ट पोजीशन है उसकी बेटे। ठीक है। आइए जरा नेक्स्ट पोजीशन पे। नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज नोन एज पायरोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको? पायरोलिसिस। पायरो मतलब होता है हीट, और लिसिस मतलब होता है ब्रेकिंग। यानी कि आप हीट करके क्या कर रहे हो? एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ रहे हो। ऑन अप्लाइंग हीट, बिगर हाइड्रोकार्बन ब्रेक्स इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन। ओके, बड़े से क्या बनाया आपने? छोटे हाइड्रोकार्बन बना दिए हीट करने पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया हेक्सेन, ठीक है। इसी हेक्सेन को मैंने हीट कर दिया 773 केल्विन पे, तो कई सारे कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस है। पहला, हेक्सीन बन जाए, दैट इज C6H12, साथ में क्या बन जाए? H2। या फिर क्या बन जाए? ब्यूटीन बन जाए C4H8, और साथ में क्या बन जाए? इथेन। या फिर क्या बन जाए? प्रोपीन बन जाए, इथीन बन जाए, और उसके साथ साथ मिथेन बन जाए। बताओ पॉसिबिलिटी है या नहीं? चेक करो, सबके पास सेम नंबर ऑफ फॉर्मूला आना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। 6 और 12 और 2 14, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो 4 और 2 6, 8 और 6 14, सेम फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखो 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ देखो 6 और 4 10 और 4 14, सेम फॉलो कर रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पायरोलिसिस। एक और रिएक्शन यहाँ पे पूछी जाती है, दैट इज अगर मैं किसी हाइड्रोकार्बन को रिएक्ट करा दूं पानी, मतलब स्टीम के साथ, पानी से तो करता नहीं वो, स्टीम के साथ, अगर मैं स्टीम के साथ रिएक्ट कर दूं, ध्यान रखना, तो वो फॉर्म करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में बना लेता है H2 गैस। अगर आपको याद हो ना, तो ये एक टाइप ऑफ रिएक्शन भी है, हमने पढ़ी थी रिएक्शन। CH4 प्लस वाटर गिव्स CO प्लस H2, याद आया?
कंबशन पर इनकम्प्लीट। अरे नहीं नहीं, इनकम्प्लीट नहीं, ये इस चैप्टर में नहीं थी, ये हमने सिन गैस पढ़ी थी हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर। भैया वाटर रिएक्ट वो वाटर गैस भी कहते हैं। वाटर गैस कहते हैं, CO+H2। एम आई क्लियर टू ऑल? यस भैया। ये याद रखा करो, ये चीजें एग्जाम में यही चीजें पूछी थी, कंपटीशन में कोई अलग चीज नहीं पूछी जाएगी आपसे। अब एल्केन्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम लोग नाम देते हैं कॉन्फर्मेशंस। क्या बोलते हैं? कॉन्फर्मेशंस। क्या है कॉन्फर्मेशन? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, कॉन्फर्मेशन ना बेसिकली ऐसे समझ लो कि एक हमारा कार्बन एटम ये रहा और एक कार्बन एटम ये रहा। ये दोनों कार्बन एटम जो है आपस में जुड़े हुए हैं। इसको मैं कलर कर देता हूं, इसको भी कलर कर देता हूं। ये आपस में जुड़े हुए हैं बाय हेल्प ऑफ वन सिंगल बॉन्ड। अब इसके ऊपर 3 स्फेयर, इसके ऊपर भी 3 स्फेयर। बेसिकली ये जो स्फेयर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम को। 1 2 और 3, और ये 1 2 और 3। याद रहेगा? अब होता क्या है कि हम इस वाले स्ट्रक्चर को, किसी एक कार्बन एटम को हम फिक्स पकड़ लेते हैं। इसको पकड़ लिया, इसको हमने कर दिया फिक्स, और दूसरे वाले को हम क्या करते हैं? रोटेट करते हैं इस एक्सिस के अलावा। समझ आ रही बात? एक को फिक्स कर दिया और एक को क्या कर रहे हो? घुमा रहे हो। जब आप इसे घुमाओगे तो अल्टीमेटली आप क्या नोटिस करोगे? अलग अलग तरह की फॉर्म्स बनने वाली है। बनने वाली है नहीं? देखो थोड़ा टेढ़ा हो गया ये हाँ है ना? जल्दी बोलो, ऐसी फॉर्म्स बनेंगी या नहीं बनेंगी? यस सर। अगर ये ऐसी फॉर्म्स बनेंगी तो इसको बोलते हैं हम लोग स्पेटियल अरेंजमेंट। स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनेंगी इसकी, स्पेटियल अरेंजमेंट्स। ठीक है? ये क्यों बन रही है स्पेटियल अरेंजमेंट्स एल्केन्स में? कारण क्या है इसका? क्योंकि हमने किया क्या है? रोटेट किया। एक एटम को फिक्स करके उसके सिंगल बॉन्ड के अराउंड दूसरे कार्बन एटम को हमने रोटेट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारी डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट्स बननी हो गई। ये सारी जो फॉर्म्स बन रही हैं, कितनी फॉर्म बनेंगी पता है आपको? इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स बनेंगी इससे। कितनी फॉर्म बनेंगी? इनफाइनाइट। क्यों? हल्का 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 शिफ्ट करते जाओगे, डिफरेंट फॉर्म्स बनती जा रही हैं। अल्टीमेट पता क्या फॉर्म बन सकती है इसकी? मान लो एक फॉर्म तो ये हो गई आपकी, जिसमें ये एक दूसरे के पीछे एग्जैक्टली अलाइंड है। एग्जैक्टली अलाइंड समझते हो? ऊपर वाला ऊपर वाले के पीछे, नीचे वाले के पीछे, इसको बोलते हैं एग्जैक्टली अलाइंड। ठीक है? इसको हम नाम देते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे भी, एक्लिप्स्ड फॉर्म। जैसे ग्रहण लगता है ना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तो होता क्या है? उसमें वो एक दूसरे को अलाइन कर रहे होते हैं, इसीलिए ग्रहण लगता है। तो ऐसे यहाँ पर भी क्या हो रहा है? एक दूसरे को ये एग्जैक्टली अलाइन कर रहे हैं। इसको ये अलाइन कर रहा है, इस वाले को पीछे वाला अलाइन कर रहा है, इस वाले को ये वाला अलाइन कर रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। ये कौन सी फॉर्म बनी? एक्लिप्स फॉर्म। और दूसरी फॉर्म कौन सी बनेगी? जस्ट अ मोमेंट। आवाज आ रही मेरी? हाँ, दूसरी फॉर्म में ये तो हमने छेड़ा ही नहीं, इसको तो डिस्टर्ब ही नहीं किया। जो दूसरी फॉर्म के स्फेयर्स हैं वो एग्जैक्टली घूम के ऐसे आ चुके हैं इसके। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? हाँ या ना? प्लीज रेज योर हैंड। तो मतलब कंप्लीटली कंप्लीटली घूम गया, कंप्लीटली घूम गया। 360 नहीं घुमा, पूरा 360 नहीं घुमाया, 180 घुमा दिया इसको। ठीक है? क्योंकि 360 तो वापस वहीं आ जाएगा ना, ओरिजिनल अपनी पोजीशन पे। यस सर। मोनिका, नितिन, रोशनी, इज इट क्लियर? यस भैया। इस फॉर्म को हम लोग नाम देते हैं, लक्ष्य आया। इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? स्टैगर्ड। व्हाट इज दिस फॉर्म? एक्लिप्स। व्हाट इज दिस फॉर्म?
स्टैगर्ड फॉर्म। और इन दोनों फॉर्म्स के बीच में जो इनफाइनाइट फॉर्म्स बनती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्यू फॉर्म्स। क्या बोलते हैं उनको? स्क्यू फॉर्म्स। हल्का हल्का शिफ्ट करने पे जो फॉर्म्स बन रही है ना, सारी की सारी फॉर्म्स, ऑल दोज इनफाइनाइट फॉर्म्स आर नोन एज स्क्यू फॉर्म्स। एम आई क्लियर टू ऑल? एक्सक्यूज मी Yes, भैया, बोलो। स्टैगर्ड फॉर्म समझ नहीं आई। जस्ट ऑपोजिट कर दो घुमा के, ठीक है? ओके नीचे वाले ऊपर कर दो, ऊपर वाले नीचे कर देना उसके, ये स्टैगर्ड फॉर्म कहलाता है। सो दीज फॉर्म्स आर नोन एज कन्फर्मर्स। क्या बोलते हैं इन सारी फॉर्म्स को? कन्फर्मर्स। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? कॉन्फर्मेशन। कॉन्फर्मेशन। एम आई क्लियर? हाँ या ना? और इनका Yes. एक और भी नाम होता है, कन्फर्मर्स कह लो इन्हें, या फिर रोटामर्स कह लो, क्योंकि ये रोटेशन पे बन रहे हैं इसीलिए इनका नाम कन्फर्मर्स या रोटामर्स है। क्लियर टू ऑल? हाँ या Yes. ना? अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है कि जो ये सीसी बॉन्ड है, ये इसकी अब रोटेशन तो कर रहे हैं, रोटेट तो कर रहे हैं ना, सी और सी के बॉन्ड के अलॉन्ग ही तो रोटेशन हो रही है, सी सी बॉन्ड के बीच में ही तो रोटेशन हो रही है। हाँ या ना? Yes, sir. ये पूरी तरीके से कंप्लीट क्यों नहीं हो सकती? 360 क्यों नहीं हो सकती? रिपेल होता है शायद इक्लिप्स बहुत फॉर्म। बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिखिए इसका आंसर, इसमें एक चीज लिख लो, कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन of CC bond is not possible. Bond is not possible. It is due to small energy barrier, यानी एक एनर्जी बैरियर है due to repulsive force between two near bonds, nearest bonds या adjacent bonds कर लो, adjacent कर लो, between two adjacent bonds. Such repulsive interaction is called, याद रखना इसको एक इंपॉर्टेंट नाम दिया जाता है, टॉर्जनल स्ट्रेन। TORSIONAL, टॉर्जनल स्ट्रेन। इसी स्ट्रेन की वजह से कंप्लीट रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाती। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. क्लियर है या नहीं? यस सर। जिनको ये समझ नहीं आ रहा उनको मैं और आसानी समझाने की कोशिश करता हूं। मान क्या लो है एक्चुअली में, ये जो एटम्स हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गए, ऐसे पीछे वाले के भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होंगे या नहीं होंगे? इसके भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में क्या कर रहे होंगे एक दूसरे को? जल्दी बोलिए। आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, है ना? यानी कि इनके बीच में कौन सी इंटरेक्शन लग रही है? रिपल्सिव इंटरेक्शन लग रही है। एम आई क्लियर? Yes, sir. अब इससे बताओ इसकी स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? अभी ये एक्लिप्स फॉर्म स्टेबल है या आपकी स्टैगर्ड फॉर्म स्टेबल है? Staggered क्योंकि इसमें डिस्टेंस ज्यादा है। इसमें रिपल्शन ज्यादा लग रही है क्योंकि बिल्कुल पास पास ही आ गए। हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे की विसिनिटी में ही है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे की विसिनिटी में ही है, कम डिस्टेंस पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, तो ऑब्वियस ही बात है इनमें लगने वाली रिपल्शन ज्यादा है। अगर ज्यादा रिपल्शन है तो ऑब्वियस ही बात है स्टेबिलिटी क्या हो गई इसकी? स्टेबिलिटी लेस। ये बात कितने लोगों को क्लियर हो गई? जितनी रिपल्शन ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी कम। हाँ या ना? राम्या, रोशनी, प्रतीक, नितिन, यस सर। रिप्लाई कीजिए। Yes. प्रतीक क्लियर है? Yes, sir. सर।
ठीक है, आप मुझे बताओ इस केस में क्या नोटिस किया आप लोगों ने। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, यानी कि आमने सामने वाले एटम्स के रेस्पेक्ट में क्या हो गए, दूर चले गए दूसरे से, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक दूसरे से दूर है या नहीं है? यस सर। अगर दूर है तो क्या बेनिफिट हो रहा है बताओ? रिपल्शन कैसी हो गई? कम हो गई है। रिपल्शन मिनिमाइज हो गई, रिपल्शन मिनिमाइज। और जैसे रिपल्शन मिनिमाइज होती है क्या बढ़ जाती है? स्टेबिलिटी। बहुत बढ़िया, स्टेबिलिटी मैक्सिमाइज। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? यस सर। यस। अच्छा, एक मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। जैसे जैसे आपने नोटिस किया, इसका मतलब जैसे जैसे ये रोटेट कर रहा होगा तो रिपल्शन का असर कम होता जा रहा होगा, हाँ या ना? अरे ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे तो घूम रहे हैं ये। अभी मान लो ये इसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये 90 पे है, ठीक। अब मैं इसे घुमाऊंगा तो एंगल चेंज होगा नहीं होगा? हाँ सर। हल्का हल्का डिग्री घूमेगी तो एंगल चेंज होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलिए। यस सर। यानी कि जो रिपल्शन का असर लग रहा है वो रोटेशन के एंगल पे लग रहा है नहीं लग रहा? हाँ सर। तो इसका मतलब मैं ये बात कह सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉरोजनल स्ट्रेन, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉरोजनल स्ट्रेन किस पर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन, हाँ या ना? यस सर। और किसके बीच में लग रहा है एंगल ऑफ रोटेशन? सीसी बॉन्ड के बीच में। जल्दी बोलिए। एंगल ऑफ रोटेशन बिटवीन सीसी बॉन्ड, दिस इज नोन एज डाइहेड्रल एंगल। क्या मेरी बात समझ आ गई बच्चों? क्विकली रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। जल्दी से हाथ खड़ा करिए। सबको समझ आ गया? प्रतीक इज देयर? चलिए आगे देखिए। अगर ये समझ आ गया तो दिस इज ऑल अबाउट एल्केन्स। हम शुरू करेंगे आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एल्कीन्स। बेसिक बातें शुरू कर लेते हैं ताकि कल उसके आगे कंटिन्यू करें। एल्कीन्स का सबसे पहली बात तो आपको समझ आती है, इसमें ईन है तो इट मींस क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। इसका जनरल फॉर्मूला सभी लोग याद करेंगे साथ साथ, CnH2n। क्या है जनरल फॉर्मूला इसका? CnH2n। यानी कि एक एल्कीन की बात करें तो एल्कीन के अंदर कार्बन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, अगर इथीन की बात कर रहे हैं तो। और इसमें हर कार्बन की, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। कैसे निकाला मैंने? सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा एंड डबल बॉन्ड कंटेन्स 1 सिग्मा 1 पाई, हाँ या ना? तो जरा Yes. इस कार्बन के नव्या पहले वाले कार्बन के जरा सिग्मा बॉन्ड गिनना, कितने हुए नव्या? 3 सिग्मा से बनने वाली क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन? sp2। वेरी गुड। बताओ अगले वाले कार्बन की क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन? जल्दी बोलो। कितने सिग्मा है इसके पास? 1 सेम हो गया sp2। 3। वेरी गुड। 1 2 और 3, तो इसकी भी क्या हो गई? 3 सिग्मा sp2 हाइब्रिडाइज। ये बात कितने लोग क्लियर है? अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसका कितना हो गया एस करेक्टर? वो आप कैसे निकालते हो? 1/3 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 33.3%, हाँ या ना? यस सर। तो इसका जो एस करेक्टर है वो sp3 हाइब्रिडाइज, यानी कि डबल बॉन्ड का एस करेक्टर ज्यादा है सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड के एस करेक्टर से। ये होता है 33.3% और वो होता है 25%। तो दिस इज मोर एल्कीन का, और ये किसका है? एल्केन का। Am I clear to all? हाँ या ना? यस। अच्छा, अब एक क्वेश्चन का जवाब देना। ये C है, ये भी C है। इस C के पास ये बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हाँ या ना? अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, यानी कि अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है या डेफिशिएंट है, रिच, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो बताओ इसके ऊपर कौन चोरी कर सकते हैं, जो क्या हो खुद, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि कैन बी अटैक्ड बाय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप्स। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दूसरा नाम क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन लविंग, हाँ या ना, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, वेरी गुड, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल्स। यानी कि अब इसके ऊपर अटैक होगा, और किनका अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स का। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप्स। इस पर अटैक करेंगे, और अटैक करने पर ये कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, डबल बॉन्ड कंपाउंड्स, एडिशन रिएक्शन। एल्केन्स ने कौन सी करी थी, सब्स्टिट्यूशन, है ना। उसके पास तो ऑप्शन नहीं था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो भी ज्यादा है, इसीलिए सामने वाला ग्रुप इस पर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद जुड़ जाएगा इससे, और डबल बॉन्ड से इसे कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, सिंगल बॉन्ड में। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आए तो आप जानते हो सी, डबल बॉन्ड सी, और सी के पास अगर देखें तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, सी का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2। जल्दी बोलना क्या हुई कॉन्फ़िगरेशन इसकी, 1s2 2s2 2p2। जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाती है, 2s1 2p3, यानी कि इसके पास एक s और कितने p हैं, 3 p हैं। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाऊं तो ये पहला, ये दूसरा, ठीक है, ये इसी का, बात समझ आ रही है आप लोगों को? देखिए सिग्मा बॉन्ड वाला तो ये दिखा दिया हम लोगों ने, ये सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला येलो वाला जो बनाया ना, ब्लू पाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, ब्लू वाला आप दिखा सकते हो किसके लिए, पाई के लिए। जितना ऊपर की पॉसिबिलिटी होती है उतनी पॉसिबिलिटी उसकी नीचे की भी है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया, जिसमें ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, सिग्मा, और ये वाला बॉन्ड क्या हो गया हमारा, पाई। अगर इसको हम ग्रीन की कर सकते थे ना कर बॉन्ड सकता है, ग्रीन भी कर सकता है, इक्वल पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो सी सी जब ये आपस में ओवरलैप कर जाते हैं ना, तो दे अपीयर्स लाइक दिस, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह बनता है, जैसे एक सैंडविच की तरह। ये ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड समझ रहे हो क्या क्या शो कर रहा है, कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन दी ऊपर नीचे किस इज इक्वल, ऊपर भी वही है नीचे भी वही है। बात समझ आ रही है, हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर, अच्छा, ओवरलैपिंग का अमाउंट ज्यादा किस में होता है, सिंगल बॉन्ड में या डबल बॉन्ड में? सिंगल सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में कम होती है ओवरलैपिंग, डबल बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ बताओ ज्यादा किसकी होगी, सिंगल बॉन्ड की या डबल बॉन्ड की? डबल बॉन्ड। तो मैं लिख दूं बॉन्ड लेंथ इज, उल्टा बोल दिया, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि जो डबल बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। एम आई क्लियर? जो जितना पास होगा एक दूसरे के, ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस से उतनी दूरी कम हो गई ना उसकी, अरे हाँ या ना। यस सर। तो अगर आपके पास दो बॉन्ड है, यानी दो बार आप उसको पास ला रहे हो, पास ओवरलैपिंग कर रहे हो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ, तो आपकी दूरी तो और कम हो गई। और अगर दूरी कम हो गई तो ध्यान रखिएगा आपकी जो बॉन्ड लेंथ है वो लगातार छोटी होती चली जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, और जितना बॉन्ड ऑर्डर आपका ज्यादा होता है उतना ही आपका एस कैरेक्टर भी ज्यादा होता है। एम आई क्लियर? यस सर। इतना आप लोग